हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। भाई, आज हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं कुछ सैनिक स्कूल झुंझुनू जो है आपका, इसके अंदर कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। कुछ आपकी टीचिंग वैकेंसीज हैं और कुछ जो है आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। तो इन सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और इसके अंदर कुछ परमानेंट जॉब्स भी हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब्स भी हैं। तो इस वीडियो के अंदर जब हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स जो है आपकी रेगुलर बेसिस पे है और कौन कौन सी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर नए व्यूअर्स हो तो हमारे चैनल जीआर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें। जितनी भी टीचिंग की वैकेंसीज हैं या फिर जॉब्स की जो वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो हम आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हैं, तो ये वैकेंसी जो है आपके सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर जो है, राजस्थान में जो आपका झुंझुनू है उसके अंदर जो सैनिक स्कूल है, ये आपका गवर्नमेंट स्कूल है। सभी को पता होगा इस बात के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल है आपका ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको रन करती है। रेजिडेंशियल स्कूल रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। सैनिक स्कूल की जो सोसाइटी है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसको लीड करता है, वो इस पूरी स्कूल को। और ऐसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं बात करूँ अगर, तो 33 जो यहाँ पे सैनिक स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूल्स की जो ऑथराइजेशन है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी ही चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। सारे के सारे आपके सीबीएसई स्कूल्स हैं और रेजिडेंशियल स्कूल हैं। सारे के सारे आपके जो हैं रेजिडेंशियल स्कूल हैं। ठीक है। ये वैकेंसी नोट जो है इन्होंने डाला हुआ है, इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आपकी जो है पोस्ट हैं, और ये आपके रेगुलर पोस्ट हैं या फिर आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं आपकी, किस कैटेगरी की हैं, आप उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या क्या है, पे स्केल क्या है और एज क्या है। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है। क्या आपका जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है या फिर ये ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो पोस्ट है आपकी पीजीटी मैथ्स की जो पोस्ट है, पीजीटी मैथ्स की जो पोस्ट है आपकी रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर पोस्ट है मीन्स आपकी परमानेंट जॉब है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। परमानेंट आपकी जॉब है। ठीक है। एक वैकेंसी रहने वाली है, अनरिजर्व है, कोई रिजर्व नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे पे स्केल क्या है और एज यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी। तो सबसे पहले पीजीटी की जो है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पीजीटी, उसके बाद बायोलॉजी है और पीजीटी केमिस्ट्री है। पीजीटी केमिस्ट्री की जो पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अभी इन्होंने जुलाई के अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट को इन्होंने फिलअप किया था, जिसके अंदर पीजीटी केमिस्ट्री की जो पोस्ट है वो खाली थी। उस समय पे कोई भी कैंडिडेट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ था, तो इन्होंने दोबारा से पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज है वो डाली हुई है। पीजीटी बायोलॉजी जो है वो अनरिजर्व है, और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एससी कैंडिडेट जो है उसकी सीट रिजर्व है। एससी कैंडिडेट है उसी के लिए सीट रहने वाली है। अब इसकी पीजीटी के लिए तीनों के लिए इकट्ठा इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले तो मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, और आपकी बीएड जो है वो होनी चाहिए कंप्लीट, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, मीन्स मैथ्स हो तो मैथ्स से, बायो है तो बायो से, और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से। उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड कर रखी हो। प्रोफेशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम, क्योंकि सीबीएसई स्कूल है, मीडियम जो है आपका इंग्लिश ही रहेगा वहाँ पर। उसके बाद मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, वो और आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, आपको एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स का। ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल इन स्किल गेम्स एंड करिकुलम एक्टिविटीज, दूसरी जो करिकुलम एक्टिविटीज में है आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं आपको, चाहे वो एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या वर्ड, जो भी है एमएस ऑफिस है, तो उसकी नॉलेज आपको यहाँ पर
होनी चाहिए, और MS ऑफिस हो या MS वर्ड हो, ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो पे स्केल जो है आपकी 47,600 है, एंड अदर अलाउंसेज एज एप्लीकेबल, और जो भी अलाउंसेज अगर आपके होंगे, क्योंकि पीजीटी मैथ्स और पीजीटी बायोलॉजी जो है रेगुलर पोस्ट हैं, तो उनके लिए जो आपके TADA जो भी होंगे, क्योंकि सेंटर की पोस्ट है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। एज जो है आपकी 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 से लेकर 25 तक जो है आपकी एज 21 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही आपकी पीजीटी की बात। अगर मैं आगे बात करूं टीजीटी की, तो टीजीटी मैथ्स की एक वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। एक वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। क्या क्या रिक्वायर्ड है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, चाहे आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप रेगुलर कॉलेज इंस्टीट्यूशन एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट, आपका ऑल ओवर जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो, आपने बीएससी कर रखी हो, या फिर हाँ बीए विद मैथ वगैरह कर रखा होगा, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो सैलरी है यहाँ पर, उससे पहले नीचे थोड़ा सा मैं बीएड के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए, क्योंकि मैथ्स वाले जो भी हैं या टीजीटी की जितने भी हैं वैकेंसीज, उसके बारे में देखिए। मैथ्स जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 3 इयर्स ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बीएड आपकी जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए टीजीटी के लिए उन्होंने क्या कहा है, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो आपने सीटेट पास कर रखा हो, या फिर स्टेट टेस्ट। स्टेट टेस्ट मीन्स राजस्थान का अगर फॉर्म है तो आपका रीट का जो पेपर होता है वो आपने कंप्लीट कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स अगर आप लोग हैं तो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपको 2 ईयर्स से 3 ईयर्स तक एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स इन को-करिकुलम एक्टिविटीज, ये गेम्स के बारे में बता दिया, सेम वही ऊपर। नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपकी 63,758 रुपीज पर मंथ ओनली, कंसोलिडेटेड पे, यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे है जो आपको दी जाएगी। विद आपकी एज जो है 21 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2025 तक। अगर आप 21 के एज के हो जाते हैं, और मैक्सिमम जो आपके 35 अगर एज है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म किस तरीके से आपको फिलअप करना है, वो सब चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। एक बार थोड़ा सा हम आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगी, क्या आप उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, पहले वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, सेम फॉर वही है, टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए भी वही ग्रेजुएशन चाहिए, या तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद इंग्लिश लिटरेचर। आपने अगर बीए इंग्लिश से कर रखा है, अगर आपने बीए इंग्लिश से कर रखा है, या फिर आपने बीएससी कर रखा है, बैचलर डिग्री, ठीक है, या फिर आपने बीएससी इंग्लिश ऑनर्स, अगर इंग्लिश ऑनर्स से कर रखा है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनर्स ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, या तो आपने फिर एमए कर रखा हो, एमए इंग्लिश से हो, या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने जो कर रखा है इंग्लिश से लिटरेचर से, ठीक है। उसके बाद पास सीटेट और स्टेट, वही है, स्टेट टेस्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, सीटेट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए है तो आपका मेनली सीटेट जो है वो सेकंड लेवल का जो है आपका क्लियर होना चाहिए, और रीट जो है वो भी ग्रेड 2 का जो रीट लेवल है आपका वो यहाँ पर क्लियर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेम इन्होंने डिजर्व कैंडिडेट्स में यहाँ पे बता दिया है, पीजी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रोफेशंस इन गेम्स एंड करिकुलम, ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जो वैकेंसी है ये आपकी पीटीआई जो है, जैसे अपने स्कूल के अंदर डीपी होते हैं कहीं पर, ठीक है ना, डिसिप्लिन इंचार्ज, कहीं पर पीटीआई होता है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो पीटीआई ही होते हैं ये। तो इनकी जो वैकेंसीज हैं, एक पीटीआई की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर इन्होंने निकाली हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखिए, फीमेल ओनली। अगर आप पीटीआई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें, मेल यहाँ पर अप्लाई ना करें, और वो भी एससी कैटेगरी, कैटेगरी भी कंसर्न यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इसके लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर,
अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री ही है। और या फिर आपका एनसीसी कैंडिडेट अगर आप हैं, सी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपने बीपीएड कर रखा है, फिजिकल एजुकेशन में जो बीपीएड होता है वो कर रखा है, या फिर स्टेट और यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स गेम एथलेटिक्स, आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर अगर ला रखी है, एनसीसी सर्टिफिकेट सी है, या फिर पास्ट बेसिक कोर्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आपने कोर्सेज कर रखे हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है 63,758 है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक के, देखिए 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पोस्ट क्या है, एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर रिक्वायर्ड बिल्कुल रहेगा। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें देखिए मेडिकल ऑफिसर है तो सिंपल सी बात है भाई, एमबीबीएस की डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी। विलिंगनेस टू स्टे इनसाइड द कैंपस, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा आप कैंपस में ही, क्योंकि देखिए मेडिकल ऑफिसर जो है 24 आवर्स वहीं होना चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, आपका एमबीबीएस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से, और आप विलिंगनेस होनी चाहिए कैंपस में ही रहने के लिए। ठीक है, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स क्या होता है, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं ना, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं पेडियाट्रिक्स। और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेशलिस्ट यूजी डिग्री, आपके पास 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप यूजी डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद है शुड बी एबल टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल infirmary and ready to attend the medical emergencies around the clock। आप पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जितनी भी मेडिकल इमरजेंसी या जो भी कुछ आता है वो आप उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि सारा बच्चों से रिलेटेड है, तो बच्चों से रिलेटेड जो पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर होते हैं वो बच्चों से ही रिलेटेड होते हैं, तो वो पूरा नॉलेज में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग चिल्ड्रंस ऑफ एज ऑफ 10 to 13 ईयर्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि भाई आपने कहीं भी, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ना 5 ईयर का एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेशलाइजेशन और यूजी डिग्री, आपने एमबीबीएस करने के बाद कहाँ पर जॉब की है तो वहाँ का 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगा। एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी जो है आप बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें रहेंगी इसमें। उसके बाद सैलरी की बात करें तो 79,650 रुपीज़ आपकी सैलरी रहेगी। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक नर्सिंग डिप्लोमा अगर आपके पास है, जैसे नर्सिंग के अंदर एएनएम और जीएनएम के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो अगर आपने कर रखा है या डिग्री कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। ये किसका है, नर्सिंग सिस्टर का है, क्योंकि देखिए मेडिकल ऑफिसर तो डॉक्टर है वहाँ पर, ठीक है, और नर्सिंग फीमेल के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स भी तो जो हैं मेल और फीमेल दोनों ही रहेंगे, ठीक है ना, तो फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। उसके लिए नर्सिंग का जो डिप्लोमा है या फिर डिग्री है वो आप लोग, बीएससी भी होती है नर्सिंग से, तो वो आपके अगर कंप्लीट है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर सर्विंग आफ्टर ट्रेनिंग। सबसे पहले तो 5 ईयर एक्सपीरियंस और टैक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एट लिस्ट 5 ईयर सर्विस, 5 साल का जो एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए। और इनकी जो सैलरी है 38,250 रुपीज़ है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 50 तक के जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये आप लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट एक केमिस्ट्री लैब के लिए है और एक लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी लैब के लिए। तो बायो के लिए कैंडिडेट्स और केमिस्ट्री लैब के लिए भी एक कैंडिडेट यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही हैं दोनों। ठीक है, केमिस्ट्री के जो कैंडिडेट है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी से होना चाहिए, और जो आपका बायोलॉजी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है वो आपका एससी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए विद स्ट्रीम 12th केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। आपका जो केमिस्ट्री जो है मीन्स आपका
पीसीएम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th कर रखी हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड करिकुलम, मीन्स आपको एक्सपीरियंस जो है किसी भी सीबीएसई स्कूल्स के अंदर आपको होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा शुड बी हैव 12th पास इंटरमीडिएट, ये हो सकता है कि भाई बायो जो है बायो के लिए साइंस स्ट्रीम विद बायोलॉजी, तो यहाँ पर पीसीबी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की बात की इन्होंने, ये एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए। पे स्केल जो है, इनकी पे स्केल के बारे में इन्होंने डिस्कशन नहीं किया है क्या यहाँ पर जो इनकी पे स्केल है यहाँ पर इन्होंने डिस्कस इसके बारे में नहीं किया, ना ही कोई एज क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बताया है। बाकी पे स्केल जो है, बेसिक जो पे स्केल है आपकी 38,000 और हाँ 38,000 के अराउंड तो बिल्कुल रहने वाली है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, तो ये आपकी कुछ पोस्ट थी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो पीजीटी और मैथ्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है पीजीटी, पीजीटी मैथ्स के लिए है और टीजीटी इंग्लिश के लिए है। दूसरा फिर आपका पीटीआई जो है उसके लिए है, और मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर, नर्सिंग सिस्टर जो है उसके लिए है। उसके बाद असिस्टेंट जो आपके लैब्स के असिस्टेंट जो है उनके लिए केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी आपकी ये है, एक एक वैकेंसी है दोनों के अंदर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक इन्फो, देखिए जरा एक बार इसके बारे में हम आपको बताते हैं इन्होंने नोट में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इन केस ऑफ एनी वेरिएशन इन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्कूल वेबसाइट, information given in the middle in the school website will prevail, मीन्स जो भी वैकेंसीज आपको, चाहे आपने वो न्यूज़पेपर में पढ़ी हो चाहे आपने स्कूल की वेबसाइट से देखी हो, जो ऊपर वैकेंसीज हमने आपको बताई थी, इसमें जो जो वैकेंसीज दी हुई हैं वही मान्य होंगे। देखिए वेबसाइट से दी गई जानकारी ही मान्य होगी, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मान लीजिए कि बायो की वैकेंसी है एक, ठीक है ना, और या फिर 2 वैकेंसीज मान लेते तो फाइनल जो वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, न्यूज़पेपर के अंदर मान लीजिए 2 लिखी हुई हैं लेकिन वेबसाइट के ऊपर 1 लिखी हुई है, तो वेबसाइट के ऊपर जो है वही फाइनलाइज इनकी मानी गई है, ठीक है। अच्छा कंडीशंस फॉर, ये जरा ध्यान रखिएगा कंडीशंस क्या क्या हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या है, और जो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट, एक रिटन टेस्ट होगा, रिक्वायर्ड टू गिव अ क्लास डेमोन्स्ट्रेशन और स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर एप्लीकेशन एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, वही का प्रोसेस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक डेमो होगा क्लास के अंदर, और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। अच्छा रूल्स देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कैंडिडेट्स हैं, सैनिक स्कूल रूल्स आर रेगुलेशंस इन अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल, भाई इन्होंने बताया है कि भाई हम अमेंडमेंट करते रहते हैं साथ साथ में, तो आप लोग एक बार सारे जो कैंडिडेट्स कंडीशन है वो पढ़ लीजिएगा। द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आर प्योरली फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, इस चीज का ध्यान रखिए, हमने पहले बताया कि सिर्फ 1 साल के लिए है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, बट द प्रिंसिपल हैज टू अथॉरिटी द to terminate the services of contractual staff appointed by him and her under own power without assigning any reason। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं आपको बीच में भी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बाकी ऐसा करते नहीं है। और प्रिंसिपल के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि अगर आपको और एक्सटेंड करना है, आपका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड अगर करना है तो वो भी प्रिंसिपल ही कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल के वहाँ के जो प्रिंसिपल होता है वहाँ उसी के हाथ में होता है, ठीक है। और अलाउंसेज जो हैं, क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे रेगुलर पोस्ट के लिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ अलाउंसेज हैं। ऑल कैंडिडेट्स अलाउंसेज एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स रेगुलेशंस एंड डायरेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम सैनिक स्कूल सोसाइटी, क्योंकि मैं हमने बताया आपको कि सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है दिल्ली के अंदर इनका ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, वही जो है अलाउंसेज जो है देते हैं आपको। क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलता है आपको, डीए मिलता है, और कंट्रीब्यूटिव पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम, डीसी, आरजी, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी, ठीक है। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेज मिलता है आपको, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन इन द स्कूल ऑफ 2 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास 6 to 12, आपके बच्चों को जो है
यहाँ पर सब्सिडीज मिलती हैं, मीन्स आप कम फीस के अंदर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 2 चिल्ड्रंस को, ठीक है ना। 2 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन मीन्स आपके जो बच्चे हैं उनको आप लोग यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, उसमें आपको छूट मिलने वाली है। तो जो भी रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये, ठीक है। और आगे इसमें देखिए कुछ कैंडिडेट्स कंडीशंस हैं आपकी, ये हैं, एक बार उनको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सैनिक स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये मैंने आपको बता दिया था, चीजें वही हैं, सैनिक सोसाइटी के अंदर में आती हैं। ऑल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग जनरल एम्प्लॉयज विल बी मेड विद ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी क्लोज। ट्रांसफरेबिलिटी क्लोज का मतलब क्या है, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं, मीन्स आपकी जो है परमानेंट अगर जॉब है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर 33 सैनिक स्कूल्स हैं। वो कह रहे हैं ट्रांसफरेबल क्लोज है, ट्रांसफर आपको दूसरे स्कूल में किया जा सकता है, तो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं कि मैं तो, जैसे कई लोकल होते हैं कि भाई राजस्थान का जो कैंडिडेट है वो राजस्थान में ही चाहता है कि भाई नौकरी मिल जाए तो यहीं की यहीं ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं, जो जनरल एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट जो हैं, वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्कूल के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, आप जाना पड़ेगा, जैसे केवीएस के अंदर होता है। उसके बाद है ऑल रेगुलर पोस्ट विल बी मेड परमानेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर विच में एक्सटेंड बाय अनदर 1। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगले साल के लिए भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऑल स्टाफ मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज असाइन विद एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द रेजिडेंशियल स्कूल। भाई जिस भी स्टाफ को जो ड्यूटी असाइन की जाती है वो पूरी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, ये हर जगह होता है, बेसिक चीजें हैं। उसका प्रोसीजर जो हमने आपको बता दिया है, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीजें हैं देखिए। जो फॉर्म आपको भरना है वो फॉर्म हम आपको नीचे बताएंगे, उसके बाद पहले हम फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए, ठीक है ना। उसके बाद ही हम आपको बताएंगे इस फॉर्म के साथ फिर आपको क्या क्या अटैच करना है। तो ये फॉर्म क्या क्या है, ये फॉर्म है आपका भाई, ये आपका फॉर्म रहने वाला है, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म जो है। प्लीज सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। अगर एक कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग से ही दोनों फॉर्म्स को पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, एक चीज का ध्यान रखिएगा, टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में ही आपको सारे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए डालेंगे, आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीजीटी के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप कर रहे हैं, मेडिकल या फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें डालेंगे, ठीक है। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। फी अमाउंट ये देखिएगा एक बार जरा, फी अमाउंट के लिए हम आपको एक बार ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, देखिए कैंडिडेट मस्ट अटैच, ये डी वाला सेक्शन ये पढ़िएगा, कैंडिडेट मस्ट अटैच क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट, आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल है, वो कितने रुपए का, 500 रुपए का फॉर जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 250 रुपीज़ का है, और सॉरी एस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 500 रुपीज़ का है, और ये 250 रुपीज़ जो है एसटी एसटी कैंडिडेट्स, जो एसटी और एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। किसके नाम से जाएगा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, एसबीआई की जो इनकी ब्रांच है उसके अंदर ये पूरा होगा, यहाँ पे इन्होंने पूरा ब्रांच कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको साथ में डीडी लगवानी पड़ेगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप भाई जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का भरना पड़ेगा, और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं तो 250 रुपीज़ का यहाँ पे, और डीडी नंबर यहाँ पे वो जो बैंक है, नेम ऑफ द बैंक मैंने आपको बता दिया है, स्टेट बैंक का होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपकी एज जो है 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है कंप्लीट क्या होगी वो यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस विद टेलीफोन नंबर, आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो क्या है वो आपको लिखना है पूरा यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं यहाँ पर लिखेंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ का जो नाम है यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी वाइफ एम्प्लॉयड हैं
तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं वो उसके बारे में लिखेंगे, किस पोस्ट पर है एम्प्लॉय वो, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अगर आपके हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अंदर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस के अंदर आपकी भरनी है सारी। सबसे पहले आपको 10th क्लास, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद आपका बस यही है। उसके बाद तो सीटेट का तो नीचे आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा वो सीटेट का, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके पास, कहाँ से आपने पास आउट किया है, कौन सी ईयर में पास आउट किया है, कितने परसेंटेज मार्क्स थे, और डिवीजन क्या आपका, फर्स्ट डिवीजन था या फिर सेकंड डिवीजन था या फिर आपका थर्ड डिवीजन था, तो सारे यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पर आता है आपका जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज मार्क्स। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशंस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में लिखोगे यहाँ पर। सबसे पहले एक आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखोगे, हिंदी है तो हिंदी लिखोगे। इंग्लिश तो कंपलसरी लिखना ही लिखना है, और बाकी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है भाई, यहाँ पे मान लीजिए हिंदी अगर नहीं है तो मराठी अगर है तो मराठी के लिए आप लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज आपको लिखनी कंपलसरी, क्योंकि जब आपका जो ट्रांसफर पॉलिसी होगी, जब आपको ट्रांसफर करेंगे तो उसी हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं कि अगर आप उस एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ के बच्चों के साथ आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। उसके बाद अगर हॉबीज़ की बात करें तो आपने 2 हॉबीज़ लिखनी है, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनसीसी है एंड एनएसएस है, वो भी आप लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज़ आपने अगर कोई सर्टिफिकेट एनसीसी के लिए रखी है या एनएसएस के लिए रखी है, या कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे दोनों में, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर दिखाते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे कि स्पोर्ट्स में आपने क्या क्या किया हुआ है और क्या पोजीशन है, पीरियड क्या था, किस समय पे आपने किया था, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कई जगह पर, तो एक्सपीरियंस में यहाँ पर लिखेंगे किस स्कूल के अंदर या किस मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर आपने किया था, कहाँ, कब से लेकर कब तक किया था, ईयर्स और मंथ, पोजीशन, किस पोजीशन के ऊपर आपने काम किया था, टीजीटी के ऊपर थे या टीजीटी मैथ्स के ऊपर थे या फिर आप टीजीटी थे, नेचर ऑफ वर्क क्या आपका काम था, वो सब चीज़ें यहाँ पर इनको डिस्कस करनी है, आपको बतानी है, ठीक। यहाँ पर अगर आपका कोई रिलेटिव, ये इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपका कोई रिलेटिव सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर अगर आप पहले से पोस्टिंग है तो आप उसके बारे में बताएंगे, 1 2 3 जो भी है कि इस पोस्ट के ऊपर है, ये मेरा रिलेशन उसके साथ में, तो फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख देंगे, या फिर अगर ब्लड रिलेशन है तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर विच यू कैन ज्वाइन इफ सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कितने टाइम के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ डेज में भी हो सकता है, तो आपके ऊपर आप कितने दिन लिखते हैं, 15 डेज लिखते हैं या फिर 1 मंथ लिखते हैं, तो वो ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्म को, उस दिन की डेट लिखेंगे, यहाँ पर आपके सिग्नेचर आप लोग कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद अब इस पोस्ट के साथ क्या क्या आपको अटैच करना है, ये पूरा आपको भरने के बाद जो जो आपने सर्टिफिकेशन इसके अंदर भरे हुए हैं वो सारी की कॉपी आपकी लगेगी। यहाँ पर देखिए ऊपर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हमने आपको बताया था कि भाई हर एक के लिए ईच पोस्ट के लिए आपको अलग से सेपरेट करना पड़ेगा फॉर ईच पोस्ट, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर secured percentage in each exam starting from class 10th onward to filling the application form and attach self attested copies, यहाँ पर देखिए, of marksheets and certificate of all these education qualifications, आपने जो भी लिखी हुई है ना, 12th क्लास लिखी है, 12th लिखी है, ग्रेजुएशन लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी की जो है आपकी कॉपीज लगेंगी, सेल्फ अटेस्ट आपके साइन उसके ऊपर रहेंगे, वो सारी कॉपीज यहाँ पे आपको साथ में लगानी पड़ेंगी। कैंडिडेट मस्ट सबमिट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, उस एनवलप के अंदर आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी साथ में लगाएंगे। उसके बाद अगर SC/ST कैंडिडेट्स हैं या फिर OBC कैंडिडेट है, मस्ट सबमिट अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट टू अवेल रिजर्वेशन एंड फी कंसेशन, क्योंकि भाई देखिए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ जो फीस थी, अगर आपको उसका बेनिफिट चाहिए या फिर रिजर्वेशन चाहिए सीट के अंदर भी, तो आप इसके अंदर लगाएंगे एब्सेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ सर्टिफिकेट द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड,
यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आपने ये सब चीज़ नहीं लगाया तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे। यहाँ पर जनरल में काउंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट इन अ स्पेसिफाइड कैटेगरी, द अनफिल्ड वैकेंसी में बी फिल्ड फ्रॉम अदर कैटेगरीज, दूसरी कैटेगरी से वैकेंसी जो है भर दी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट डेट की बात करें कि इसमें लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है 27 ऑफ सितंबर 2025 है। और ये डेट, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये डेट जो है ऐसा नहीं है कि आप 27 ऑफ सितंबर को भरें यहाँ से और फिर बाय पोस्ट करेंगे। ये 27 ऑफ सितंबर 2025 तक आपकी जो पोस्ट है वो सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर जो है पहुंच जानी चाहिए। तो आप 27 का वेट ना करें कि 27 को ही आपकी वैकेंसी आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है। आप इसको पहले ही भरेंगे और बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट करेंगे। स्पीड पोस्ट किसके नाम करना है वो आपको बता दिया गया था, प्रिंसिपल के नाम से होगा और स्कूल जो है वो यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, स्पीड पोस्ट, इंडियन स्पीड पोस्ट सर्विस है। ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट बाय इंडियन पोस्ट सर्विस ओनली। स्पीड पोस्ट ही होगा, नॉर्मल पोस्ट पे आप नहीं करें। स्कूल विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, अगर आपकी पोस्ट डिले होती है तो स्कूल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं या दोनों के ही कैंडिडेट्स हैं वो जाके स्कूल में दे आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, यहाँ पे आपको बताना है वो स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पोस्ट मस्ट बी रिटन ऑन द कैपिटल लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ एनवलप। जो आप एनवलप भरेंगे, कोई भी आप एनवलप देंगे जिसके अंदर आप पूरा डिटेल्स डालेंगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। ये सब चीजें आप ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये चीज थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि आपने उसके अंदर आप लोग अपने कैंडिडेट राइट एलिजिबल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस। स्कूल विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर कम्युनिकेशन ड्यू टू द एलिजिबल और रॉन्ग ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पोस्टल एड्रेस। अगर आप अपना पोस्टल एड्रेस गलत डालते हैं, मोबाइल नंबर गलत डालते हैं या ईमेल आईडी गलत डालते हैं जिससे आप कांटेक्ट नहीं हो पाता है आपसे, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम टेस्ट के लिए ओनली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। ठीक है। टीएडी है यहाँ पर विल बी एडमिसेबल, ये नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट विल इंक्लूड वर्क टेस्ट एंड रिस्पेक्टिव फील्ड्स, जैसे स्किल टेस्ट भी होगा। Any candidates found to be using unfair means during the selection procedure or trying to influence the procedure in undue manner will be straight away rejected। अगर आप ये किसी भी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीजर, आप प्रोसीजर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको। ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल बी फिजिकली वेरीफाइड ऑन द डे ऑफ एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम होगा उस दिन पर आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाने पड़ेंगे। आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन टू इशूइंग अथॉरिटी इन बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका जो है वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही है। ठीक है ना। ये प्रिंसिपल यहाँ इन्होंने अथोराइज किया हुआ है पूरा। अच्छा, ये जो फॉर्म है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये फॉर्म आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। ठीक है ना। ये फॉर्म आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे